हम इम्यूनिटी को देखें, अगर हम हार्ट हेल्थ को देखें, तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम डे टू डे लाइफस्टाइल में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट और लॉन्जेविटी मिले? देयर इज़ वन थिंग जो टॉप पर आती है, वन थिंग, आपकी स्लीप साइकिल क्या है। आपको डीप स्लीप चाहिए तो आपको मेक श्योर करना है कि डिनर अर्ली हो जाए, देन व्हेन यू गो टू बेड यू शुड बी एटलीस्ट विद अ लाइट स्टमक। कब कब में हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने लगता है हमें पता नहीं चलता, सालों साल तक करता रहता है, हमें पता नहीं चलता, जब तक कोई आके धक्का दे के उठाता नहीं है कि ये तू क्या कर रहा है, ये तेरी क्या लाइफ स्टाइल है। तो अपने यहाँ पे एक गलत चीज़ चलती है, बहुत ज़्यादा गलत, कि आपकी शादी हो गई, यार शादीशुदा लग नहीं रहे, शादीशुदा आदमी थोड़ा सा मोटा लगता है, बहुत गलत चीज़ है। फिटनेस को लेके क्या क्या करना चाहिए सो दैट दे डोंट लुक 30 व्हेन दे आर 30, दे शुड लुक 25 व्हेन दे आर 30? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। अपने ब्लड टेस्ट करवाओ, यू मेक श्योर ऑल योर पैरामीटर्स आर अप टू पॉइंट, यू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ तो डेवलप नहीं हो रही है विच माइट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो भाई जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, और कभी ज़िंदगी में नाम सुना हो हनुमान जी का या नीम करोली बाबा का, तो आगे ज़्यादा दिमाग मत चलाना, हाथ जोड़ लेना। हाय एवरीवन, हमारी डेली लाइफ का फिटनेस एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ एज अ पॉडकास्टर कि जब भी हम फिटनेस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि बहुत ही कम एक्सपर्ट्स होते हैं जो बहुत रियलिस्टिकली ट्रांसपेरेंटली फिटनेस के ऊपर बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ मेरे बहुत ही पुराने मित्र निखिल त्यागी जी हैं। पॉडकास्ट पे निखिल भाई को मैं तकरीबन 4-5 साल से जानता हूँ, और निखिल भाई के साथ मेरी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, बट ये कॉन्वर्सेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ मेरे और निखिल भाई के बीच के नहीं है, ये हम सबके साथ हम कुछ चीज़ें शेयर करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो बहुत ही मज़ा आएगा निखिल भाई। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। जय श्री राम सबसे पहले। जय श्री राम। है ना, हम लोग आई थिंक बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले बताइए कैसी चल रही है, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, लाइफ ओवरऑल? सो लाइफ इज़ ऑलवेज गुड, लाइफ इज़ ऑलवेज गुड। चीज़ें होती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, बट लाइफ एज इन स्पेसिफिकली इज़ गुड। आप सुनाओ। बहुत ही अच्छा है। लविंग द जर्नी आई हैव हैड सो फार। सबसे पहला सवाल और जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि आजकल दुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स, परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, लोगों को अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं बॉडी ऑर्गन्स के, और ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप एज अ एक्सपर्ट, आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट, कैसे इस प्रॉब्लम को और बढ़ती हुई प्रॉब्लम को देखते हो? हाउ डू यू सी इट? ओके, सो सी, पहले ये कभी सुनने को नहीं मिलता था कि किसी यंग एज के किसी लड़के लड़की को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, राइट। पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 30 साल, एंड पीपल आर जस्ट कोलैप्सिंग। अब इसके अगर आप फैक्चुअली देखोगे, देयर इज़ नो वन रीज़न कि यार इस वजह से हो गया। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल रिपोर्ट जो ये कहती है कि यार ये इस वजह से हो रहे हैं। बट some time back if you see one company, US based company, if you remember, they said it openly कि हाँ हमारी वैक्सीन्स जो हमने कोविड के ड्यूरेशन में लगाई थी उनसे हार्ट डिसीजेज होने का खतरा है। दे said it openly in the court कि हाँ इनसे प्रॉब्लम थी हार्ट डिसीजेज की, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग कि लोगों को वैक्सीन्स लगी उसके बाद ये इशू आ रहे हैं, देयर इज़ नो वन सिंगल रिपोर्ट जो बता सकती हैं। अब जो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जिनको आप हैंडल कर सकते हो, एक जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते। अब जो नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते, पर जिन चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो वो तो आपके हाथ में है। आपका लाइफस्टाइल, आप कब सोने जाते हो, आप कितना ड्रिंक करते हो, आप कितना स्मोक करते हो, आपकी लाइफस्टाइल नेचर के साथ अलाइंड है या नहीं है, कंबाइंड विद दिस क्रेजीनेस अमंग पीपल to build good physique in a very short span of time with the use of steroids or whichever way possible. That could be the major reason of this sudden collapses which we are seeing. It's very unfortunate, but only thing which you can do is to work on your lifestyle. अगर 90% लाइफस्टाइल अपनी ठीक करते हो तो जो बाकी 10% आपके हाथ में नहीं है वो तो नहीं है।
और अगर आप 90% को छोड़ देते हो और 10% पे ब्लेम करते हो तो फिर देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट। आपने वैक्सीन का एग्जांपल दिया, यूएस बेस्ड कंपनी ने सामने आके कोर्ट में एक्सेप्ट किया। इंडिया में पीछे कुछ केसेस आए कि लोगों को इम्यूनिटी इश्यूज हो रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम्स हुई आफ्टर सम पर्टिकुलर डोसेज कोविड में जो वैक्सीन मिली थी। किसी कोई पर्टिकुलर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सम पर्टिकुलर इशू हैज़ हैपेंड स्टार्टेड हैपनिंग यू नो आफ्टर वैक्सीन्स। जो लोगों ने उस पर्टिकुलर वैक्सीन को लिया था, उनको इम्यूनिटी इश्यूज हो रहे थे और उनको और भी बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी हो रहे थे जो सामने आए थे न्यूज़ में, सोशल मीडिया वगैरह पे। सो मुद्दा ये है और सवाल ये है कि अगर हम इम्यूनिटी को देखें, अगर हम हार्ट हेल्थ को देखें, तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम डे टू डे लाइफस्टाइल में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट और लॉन्जिविटी मिले? When it comes to immunity, when it comes to any parameter of health and fitness, there is one thing जो टॉप पर आती है, one thing, आपकी स्लीप साइकिल क्या है। अगर आप टाइम से सो नहीं रहे हो, ठीक है, तो आप चाहे अमृत पी लो, वो भी काम नहीं करने वाला। लैक ऑफ स्लीप, इफ यू आर नॉट अ योगी, ओके, दे लिव देयर लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे। लैक ऑफ स्लीप, गोइंग बेड टू वेरी लेट इन द नाइट, ये प्राइमरी रीज़न है हर प्राइमरी डिसीज़ का। आप अगर इम्यूनिटी की बात करते हो, राइट, आप अगर बात करते हो हार्ट हेल्थ की, आप अगर बात करते हो ओबेसिटी की, आप अगर बात करते हो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की, एक फैक्टर जो सब जगह कॉमन मिलेगा, राइट, आपकी कोई भी बीमारी होती है तो उसके 4-5-6 फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से, पर एक चीज़ जो हर जगह कॉमन है, स्लीप साइकिल। आपकी बॉडी अगर नेचर के साथ अलाइन नहीं है, सर्केडियन रिदम आपके अगर अलाइन नहीं है, तो आपको इश्यूज़ आने ही आने, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। रही बात कि किस पर्टिकुलर वैक्सीन के बाद ऐसे इश्यूज सामने आए, सो द ट्रूथ इज़ हमें कार्ड्स हमारे सामने डेल्ट कर दिए गए, बिछा दिए गए, भाई अब आपके साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, आप कोविड में आप दुनिया छोड़ के जा चुके हो, या फिर आपने वैक्सीन्स लगवा लिए, आप बच गए हो, कुछ बाद में चले गए, कुछ परेशान हुए, किसी का आई साइड वीक हुई, किसी को हार्ट में इश्यूज़ हुए, अब वो हैं तो हैं। क्या जो चीज़ आपके हाथ में है उसको आप टेक केयर कर रहे हो? क्या आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप वो स्पेसिफिक न्यूट्रेंट्स ले रहे हो, वो औषधियाँ ले रहे हो जो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है फॉर इम्यूनिटी? अगर आप वो ले रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप वो ले रहे हो और सो नहीं रहे हो तो इट्स अगेन कमिंग बैक टू ज़ीरो। आपने स्लीप साइकिल की बात की और इस पे बहुत ही सारे लोग बहुत सारी तरह की चीज़ें बताते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि जो स्लीप साइकिल है वो सही तरीके से कैसे आप मेंटेन कर सकते हो इन डे टू डे लाइफस्टाइल? कितना अमाउंट में आपको कितने घंटे सोना चाहिए, किस एज के लिए कितना ज़्यादा सोना, कब सोना बेटर रहेगा? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बात करते हैं एक एडल्ट की। ओके, बचपन में तो कुछ नहीं पता पड़ता, कभी भी सो गए, कभी भी जाग गए, लेट्स लीव इट। एडल्ट्स की बात करते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड कि 8 hours ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी। इट इज़ रिकमेंडेड, देयर इज़ नो डाउट। बट नाउ द प्रॉब्लम हियर इज़ कि 8 hours बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को जागना भी है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, रात में नेटफ्लिक्स भी देखना है, तो चलो 7 में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको 7 घंटे की एक ऑप्टिमम स्लीप चाहिए तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप सोने जा रहे हो ना, उससे एटलीस्ट 40-45 मिनट्स पहले ना तो आप टीवी देख रहे हो, चलो 30 मिनट लगा लो, 45 मिनट में लोगों को लगेगा सीधे 1 घंटे की बात हो गई, 30 मिनट्स लगा लो। ना तो कोई ब्लू लाइट आपकी आंखों पे आ रही है, ना ही आप किसी भी तरीके की अपनी डेली लाइफ वाली कैलकुलेशन कर रहे हो, बिजनेस कैलकुलेशन हो गई या कुछ भी हो गया। यू रीड अ बुक और यू डोंट रीड अ बुक, और यू माइट मेडिटेट, do anything which calms you down, go to sleep and then see the changes in your deep sleep. Now the thing here is, अक्सर हम सोने से पहले कुछ खा लेते हैं, डिनर लेट हो रहा है। आप जितना लेट डिनर करोगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप सो रहे हो ना लगातार काम करेगा, आपको डीप स्लीप नहीं आएगी। आपको डीप स्लीप चाहिए तो आपको मेक श्योर करना है कि डिनर अर्ली हो जाए, एंड देन व्हेन यू गो टू बेड यू शुड बी एटलीस्ट विद लाइट स्टमक। यहाँ तक गला भर लिया हमने खा के और हम सोने जा रहे हैं,
हमारे इंटेस्टाइन्स कहती हैं कि भाई यार रात में भी ओवर शिफ्ट करा रहे हो मेरे से, या तो आप सो सकते हो अच्छे से या फिर आपकी बॉडी काम करती रहेगी. सो यू मेक श्योर कि ब्लू लाइट ना हो एंड यू मेक श्योर डिनर लेट ना हो. सिंपल टेक्निक्स आई थिंक जो हर कोई इजीली थोड़े एफर्ट्स के साथ Definitely. हाँ ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में. आई बिलीव इन दिस थिंग. आपको ना बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है हम जब किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में समझते हैं. हम ATP मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं बॉडी के, वहाँ तक घुसते हैं, हम सब कुछ देखेंगे. जब हम सब कुछ देखते हैं ना, तो हम बेस नहीं देख पाते. आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करोगे और अपने आप को अच्छे से देखोगे, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से देखोगे, यू आर सॉर्टेड. मैं इसको बोलता हूँ मेंटल मस्टरबेशन, कि हमें बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, बहुत इकट्ठी करनी है, जहाँ हम कहीं नहीं रहे. हमारे दादा दादी हमसे 1/3 इन्फॉर्मेशन से भी कम होगी उनके पास, उसके बाद भी हमसे अच्छी उनकी स्लीप साइकिल थी, हमसे अच्छी उनकी लाइफस्टाइल थी, हमसे अच्छे उनको भूख भी लगती थी, उनको नींद भी आती थी, उनको स्ट्रेस भी नहीं होता था. ठीक है. और इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, बट वो नेचर से क्लोज थे काफ़ी. वो जो बेसिक पैरामीटर्स ऑफ लाइफ है ना, जिसको हम घुमाने की कोशिश करते रहते हैं, वो उनकी कोशिश नहीं करते थे. वो मानते थे सूरज निकल चुका है और हम नहीं उठे हैं तो ये गलत है. हम उसे ट्विस्ट करते हैं कि यार आधे घंटा बाद में देखेंगे, यार रात को देखेंगे, इसके बाद देखेंगे. नहीं, जो गलत है वो गलत है. ये ज़रूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल, कई बार हमारी काम की डिमांड होती है कि हमें रात को थोड़ा देर तक जागना है, तो ठीक है, आप जितना हो सकता है उतना तो करो. आप अगर लेट सो रहे हो बिकॉज ऑफ योर वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये तो मेक श्योर कर सकते हो कि आप डार्क रूम में सो. आप ये तो मेक श्योर कर सकते हो कि आप ब्लू लाइट ना यूज़ करो सोने से पहले. आप ये तो मेक श्योर कर सकते हो कि एटलीस्ट व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वट एवर टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहली चीज़ आप ये करो कि अगले दिन लेट ना हो, उसके लिए कुछ सॉर्ट कर लो. बेशक 10% प्रोग्रेस करो, पर लेकिन हर रोज़ करते रहो. ऐसा मत सोचो कि अचानक से आप एक ही दिन में सब कुछ चेंज कर दोगे, नहीं होगा. I think you have given a very beautiful and valid example of our ancestors, right? बिल्कुल हमारे दादा दादी लोग नेचर से जुड़े हुए थे और उनके माइंड में बहुत ही कम कंपैरेटिवली बहुत ही कम इंफॉर्मेशन फीड की जाती थी. अभी वी अंडरस्टैंड वी कांट बैटल विथ सोशल मीडिया, we can't do a battle with the lifestyle that we have too much. The question is, how can we control our mind in such a way, or plan our and understand our mind in the first place in such a way that we take control of it at a minimum base level, जहाँ पे हमारे दिमाग को सही चीज़ें मिल रही हैं and it is doing its job. It's very important once in a while to check whether you are controlling your mind or your mind is controlling you. It's very important. और कमाल की चीज़ ये है, कब कब में हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने लगता है, हमें पता नहीं चलता. सालों साल तक करता रहता है, हमें पता नहीं चलता, जब तक कोई आके धक्का दे के उठाता नहीं है कि ये तू क्या कर रहा है, ये तेरी क्या लाइफस्टाइल है, ये ऐसा क्यों हो गया है कि तेरे माइंड को एक कांस्टेंट डोपामिन रिलीज चाहिए एक के बाद एक रील देखने में. अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने माइंड का मैक्सिमम कंट्रोल ले सकें. पहली चीज़, नेचर के पास आ जाओ. मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि आप जितना ज़्यादा नेचर के आसपास रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आसपास आ पाओगे. यू आर ऑल्सो पीस ऑफ नेचर. नेचर से रख तो आप नहीं हो, नेचर से आए हो, नेचर में जाओगे. जितना ज़्यादा आप नेचर से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम परेशान रहेगा, हाइपर रहेगा हर वक्त. आप एक बड़े से घने पेड़ के नीचे जाके बैठो, अब देखो आप कैसे शांत होते हो. आपके लाइफ की जो इश्यूज़ हैं वो आपको चैलेंज लगेंगे और आप देख पाओगे उन्हें ओवरकम कैसे करना है. अगर आप नेचर से दूर होते हो और सो टू से अपने आप से दूर होते हो, तो आपके लाइफ के चैलेंजेस आपको चैलेंजेस नहीं लगते, वो डिफ़िकल्टी लगती है. यार फंस गए इसमें तो, यार फंस गए इसमें तो. मैं बेसिक बातें बोल सकता हूँ. यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, यू स्टार्ट डूइंग डीप ब्रेथ्स, जो कि सबको पता है लेकिन लोग नहीं करते. तो इसलिए मेरी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि आप एक बार नेचर में जाके तो बैठो. मेडिटेशन विल अकर टू यू.
आपको एक कमरे में बैठ के बहुत देर तक की शायद ज़रूरत आप शायद ना कर पाओ, बट एक बार नेचर के पास जाओ, मेडिटेशन विल अकर टू यू। उसके बाद आपको अपने आप स्टेप मिलेगा कि सुबह उठ के आराम से नहा धो के जब आप करते हो, उसका असर क्या होता है आपको अपने आप पता चलेगा कि डीप ब्रेथ्स होने लगी बॉडी में। आपको अपने आप पता चलेगा कि सडनली यू आर नॉट रिएक्टिंग टू थिंग्स, यू आर टेकिंग योर टाइम एंड देन रिस्पॉन्डिंग। और जिस दिन आपका वो रूटीन डिस्टर्ब होगा किसी भी XYZ से, आपको लगेगा कि यार आज मैंने जो है कुछ मिस कर दिया, माई माइंड इज़ नॉट एट पीस। आई थिंक जो करंट जनरेशन है जिसको हम जेनजी और जेन अल्फा आई थिंक बोलते हैं, दे वी ब्लेम देम अलॉट, राइट? हम लोग उनको बहुत ब्लेम करते हैं कि देर नॉट दिस, देर नॉट दैट. At the same time, I feel like their previous generation, who is their idol at the end, I think the idols are not doing their job right, which is why we are blaming a lot of Gen Z for promoting this or that. The other day I was telling to my wife कि जेन जीज को हम बहुत चीज़ों के लिए, जेन जी अल्फा या वट एवर द नेम इज़, हम बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, बट कहते हैं ना कि देर इज़ नो, अच्छा बैड इज़ अ वेरी नेगेटिव बट आई एम जस्ट यूजिंग इट हेयर, देर इज़ नो बैड किड, देर आर ऑलवेज बैड पेरेंट्स। अब बैड को आप कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हो, अभी नहीं मेरे कोई टंग पे आया तो मैंने बोल दिया। हम लोग बच्चों को ब्लेम करते हैं, यार उन्होंने क्या देखा है जो आपने दिखाया है, उन्होंने क्या सीखा है जो आपने सिखाया है, या फिर जो आप करते थे उन्होंने पकड़ ली वो चीज़। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सभी कुछ पेरेंट्स पे नहीं डाला जा सकता, बिकॉज Gen Z's in some ways they are even smarter than the other generations. When I say smarter, it only means they are getting adult before their age, not in any other way, right? और मुझे ऐसा लगता है ना, इस बात को मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे लगता है, ये तो मुझे दिखता है रोज़। लग तो बहुत कुछ सकता है। This generation of very young kids, they are mentally very weak, very fragile, and they believe in running away from things. कुछ वर्ड्स को वो ऐसे यूज़ करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो, ट्रॉमा हो गया हर बात पे हमें स्ट्रेस हो गया, और एक नार्सिसिस्टिक एटमॉस्फेयर इस जनरेशन का है, देयर इज़ नो डाउट। एक नार्सिसिस्टिक एटमॉस्फेयर इस जनरेशन का है, और ये उसी में अपने आप को बोलते हैं कि ये हमारा मेंटल हेल्थ के लिए हम कर रहे हैं, which is very wrong, because I will tell you something, no matter आप 1800 में पैदा हुए थे या 2024 में पैदा हुए हो या 2000 में पैदा हुए हो, नेचर का रूल है वो आपको तोड़ के मरोड़ के प्यार से दुलार से आपको वैसा ठोकती है ना कि आपको लाइफ में लेसन सिखाती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ आज तक जो लाइफ में आया हो, स्मूथ लाइफ जी और चला गया, वो कोई ना कोई चैलेंज लेकर आता है। लेकिन अगर आप इस यंग एज पे इतने फ्रजाइल और वीक बन जाओगे तो आपके सामने जब लाइफ चैलेंजेस थ्रो करेगी, सो द मैक्स व्हाट यू विल डू इज ड्रग्स और टू रन अवे, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। So Nikhil bhai, let's go a little back. I want to know, पिछले 10-15 साल से you've been in the fitness, right? You've been active, how has been your routine schedule looked like, और क्या क्या चीज़ें आपने की हैं? How did you start it very aggressive, did you take a break, how that entire journey so far, ताकि ऑडियंस को पता भी चले कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या challenges भी आए हैं। Okay, so first I will say in short, I was an athlete. I represented India, and then I switched to another sport, and my all my dream and every single cell in my body was working towards one goal, that is to perform at the world's biggest stage. But life had some other plans. मेरी स्पाइन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि then चीज़ें went the other way around. और अगर नॉन शॉर्ट में बोलूँ, माई डैड, मेरे पापा जब से मैं छोटा था वो मेक श्योर, मेरी जो सबसे पहली फ़ोटो भी कोई होगी तो भी वो कोई मेरी मेडल लेते हुए, किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हुए, वहाँ से स्टार्ट है। और बिकॉज घर का माहौल ऐसा था कि वर्कआउट इज़ ए नेसेसिटी, करो ही करो, ठीक है।
प्लस में आई ऑलवेज ओबेड माई फादर की जो पापा ने बोला है वो करना. माई ब्रदर वॉज नॉट वेरी मच into वर्किंग आउट, बट ही वॉज into स्पोर्ट्स एंड ऑल, विच आई ऑल्सो वॉज. तो इसलिए वहाँ से एक बेसिक जनरल स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, माइंडसेट डेवलप हो गया कि यार दर्द है तो है, खत्म हो गया. वर्कआउट करने में दर्द हो रहा है तो वो ऐसा हो गया कि यार अगर आपको कोई चीज़ करनी है और वो ज़रूरी है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं है. ज़रूरी है तो करो, मन है डजेंट मैटर, मन नहीं है डजेंट मैटर, वो ज़रूरी है डू इट, आपकी ड्यूटी है यू डू इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. उसके बाद जब आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा पार्ट हो जाता है कि आप उसको फिर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यू नो इट्स वैल्यू. आप अगर 2 दिन नहीं करोगे तो आपको ऐसा फील होता है कि यार कुछ मेजर इंपॉर्टेंट है जो मिस हो गया है. आई हैव हर्ड दिस कोट समवेयर, समवन कोटेड कि अपनी लाइफ में जब आप 0 से 25 तक होते हो ना, जब आप 25 तक की एज के होते हो तब तक आप दिखते हो कि आप हाँ 21 के हो, 22 के हो, 24 के हो, 25 के हो. लेकिन 30 आते आते ये जो 25 से 30 की एज होती है, if you put in the work, if you do the things right, either you look you're 30 or you look you're 40 at the age of 30. दिस इज़ वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. आप देखोगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट में इन्वॉल्व नहीं होते, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बाहर से खूब खाते हैं, वो 25-26 के बाद वो 30 के नहीं होते हैं, वो सीधे 35-40 के होते हैं. ठीक है, वो 30 वाला फेस ही निकल जाता है वो कभी. और उसका रीज़न है, आप 25 तक आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, छोटी मोटी चोट लगी, आप ठीक हो गए, रिकवर कर गए, कोई ध्यान भी नहीं देते आप. 25 के बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि यार कुछ गड़बड़ है. फिर अचानक से आपके पास लाइफ में आता है वर्क प्रेशर, आपकी जॉब आती है, आपका काम आता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट जो शाम के टाइम दोस्तों के साथ पार्क में जाके खेलने से होती थी वो भी बंद हो गई. तो अचानक से आप देखते हो कि यार पेट कल मेरा इतना था, तो आपको वो इतना नहीं दिखता, वो सीधे इतना दिखता है वो दिखता ही नहीं. फिर आपका 30 की एज तक आते आते 28-30 में वो शादी की बात होने लगती है. चलो शादी में कुछ देखते हैं, शादी के बाद, फिर शादी के बाद का प्रेशर होता है, फिर बच्चे हो गए, अब क्या करें और एक बहुत ही रॉन्ग अपने यहाँ पे एक गलत चीज़ चलती है, बहुत ज़्यादा गलत, कि आपकी शादी हो गई, यार शादीशुदा लग नहीं रहे, शादीशुदा आदमी थोड़ा सा मोटा लगता है. बहुत गलत चीज़ है ये, पता नहीं कब से चली आ रही हैं कि थोड़े थुलथुले होगे तो आप थोड़े से अच्छे लगोगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. आप ऐसा मत करो कि आप अपनी बॉडी में वो डिसीज़ डेवलप कर रहे हो जो अपने जीन्स में आप पास ऑन करोगे. डोंट डू इट, डोंट डू इट. आप 25 क्या, आप 30 क्या, आप 50 क्या, आप 60 के भी हो ना, जब भी आपकी आंखें खुली, यू स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, यू स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग. थोड़ी करो, ज़्यादा करो, वॉक करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. पहली चीज़ तो मैं अब इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों को ना ईजी चीज़ें बहुत जल्दी कैच करते हैं. जैसे मैंने बोला वॉक करो, तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डूइंग वॉकिंग, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन अगर आप 18, 20, 25, 30 साल के हो, आप वॉक करने जा रहे हो और आप के साथ में कोई 75 ईयर ओल्ड भी है, वो भी वॉक कर रहे हैं, सो व्हाट्स द डिफरेंस. अरे नौजवान हो यार, भागो, दौड़ो, स्प्रिंट लगाओ, थक जाओ, वॉमिटिंग करो, सांस उखड़ जानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यमराज आगे सामने, फिर लगे अरे नहीं नहीं ये तो मेरे मन का वहम था, राइट. एंड देन यू सी हाउ योर कैरेक्टर चेंजेस. तब पता पड़ता है कि यार मैं कुछ और चीज़ हूँ. लेकिन ईजी वे अराउंड एट अ वेरी यंग एज, नेवर द राइट ऑप्शन, नेवर. I think rightly said, the youngsters are not using their potential, they are not doing what they should be doing. तो इसका सॉल्यूशन भी आप बताओ कि जो 25 से 30 की हम बात कर रहे थे, जो एज ब्रैकेट है, हाउ शुड दे प्लान देयर डेली लाइफ और लाइफस्टाइल फिटनेस को लेके, क्या क्या करना चाहिए सो दैट दे डोंट लुक 30 व्हेन दे आर 30, दे शुड लुक 25 व्हेन दे आर 30. वेरी राइट. ओके, नंबर 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए. कुछ भी हो जाए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए. आप 80 में वॉक कैसे करोगे ना, ये 25 में आपने क्या किया है वो डिसाइड करता है, 30 में आपने क्या किया है वो डिसाइड करता है, अरे 40 में भी क्या किया है वो डिसाइड करता है. नेचर आपको बहुत टाइम देती है, आपको नेचर बहुत टाइम देती है. आपको आपने कभी नोटिस किया है कि आप अगर बीमार होते हो, लेट्स से, ठीक है, आपको कोई मेडिसिन की हेल्प इतनी सी चाहिए होती है, रेस्ट बॉडी स्टार्ट्स रिकवरिंग, डॉक्टर सेज कि सो जाओ, लेट द बॉडी रिकवर. बॉडी बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है, नेचर का पीस है ना, वो कहता है तुम इतना एफर्ट लगाओ यार, बाकी का एफर्ट मैं लगा लूँगी. ऐसे ही आप 25 से 30 के बीच में अगर आप हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो जितना हो सकता है, एंड एड एन एलिमेंट ऑफ कार्डियो इन इट.
I am specifically mentioning the word cardio, reason being उस ताकत का कोई यूज़ नहीं जिसको आप कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं कर सकते डेली लाइफ में. अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा मसल मास है, लेकिन आपका एंडोरेंस बहुत ज़ीरो है, राइट, आप 30 सेकंड नहीं भाग सकते, तो इन द रियल लाइफ सिनेरियो आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे. इससे पहले कि आप सोचोगे कि मैं कहीं जाके उसको यूज़ कर पाऊँ स्ट्रेंथ को किसी XYZ कंडीशन में, आप थक जाओगे. An element of cardio should always be there so that you can utilize your general body strength whenever it is needed. That is. आई थिंक इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप शायद एक कार को उठा सकते हो, थोड़ा बहुत लिफ्ट कर सकते हो, बट अगर वहीं पे अगर आपको बोला जाए कि आपको इसको 2 किलोमीटर तक धक्का देना है तो शायद आप ना कर पाओ. एंड रियल लाइफ सिनेरियोज में आपको धक्का ही ज़्यादा देना होता है, उठाना कम होता है. So I say this to a lot of people whom I train in my online training programs. तो मेरे से कई बार पूछा जाता है या फिर मैं जब डिस्कस करता हूँ कि वर्कआउट गोल क्या है, फिटनेस गोल क्या है. तो अपार्ट फ्रॉम कि वेट लूज करना है, अच्छा फील करना है, अच्छे एब्स होने चाहिए, आई से दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू शुड बी एबल टू रन, वॉक, जंप, क्लाइंब, कैरी, जंप, स्प्रिंट, पुश, पुल, इन केस इफ देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग. अरे बाप रे, क्या बात. आपके कैपेबल होने चाहिए यार. एटलीस्ट एक बच्चे को लेके तो आप कूदने कि आप एक वॉल को पार कर सको, कहीं लटकना हो लटक सको, भाग सको, थोड़ा सा धक्का लगा सको. ज़रूरी नहीं कि आपको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है, बट मोर देन एवरेज इज़ गुड इनफ. इतना तो होना चाहिए. वरना तो आप जो स्टोर्स के बाहर जो मैनिक्विन होते हैं अच्छी बॉडी के साथ विदाउट बीइंग द कैपेबिलिटी टू मूव एनीवेयर, वो बन जाओगे, विच इज़ नॉट गुड. और बाय द वे इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ कि एक ज़्यादा नहीं, आपको बस एक थोड़ी सी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे अपनी रेगुलर, अगर आप एक हार्ड कोर मसल बिल्डर भी हो, आपको सिर्फ मसल बिल्ड करनी है, इट्स ऑल राइट. इफ़ यू नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और अ प्रोफेशनल वेट लिफ्टर, बिकॉज उनका सिनेरियो अलग होता है, उनका रूटीन होता है, दे हैव टू कॉम्पीट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके मसल डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्ट है कि आपको सिर्फ मसल डेवलप करनी है, तो थोड़ी सी बॉडी वेट एक्सरसाइज ऐड कर लो. उससे बॉडी के अंदर एक मोबिलिटी, एजिलिटी और एंडोरेंस डेवलप रहेगा, सफिशिएंटली इनफ डेवलप रहेगा, उससे काम हो जाएगा आपका. Very beautifully said. Nikhil bhai, let's also unveil this one thing, which is I'm curious as well now that we were talking about age and everything. सबसे पहले तो आप ये बताओ आपकी एज क्या है, let's see the audience guess करती है वही जो expect करे वही है कि नहीं. Okay, so my age is 32. अरे बाप रे. My age is 32 and yeah, that's it. You look like 27, 28 to me. You know, अभी मैं 2-3 महीने पहले, so the Taekwondo Academy where I used to train, the name is Peace Taekwondo Academy, I went there. तो मेरे से जो मेरे जूनियर्स थे सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स, वर्ल्ड नंबर 10, 20, 30s में दे आर देयर. उन्होंने मेरे को मिलकर बोला कि भैया आप बॉडी से और शक्ल से पिछले 12 सालों से एक ही जैसे लगते हो. हाँ, मतलब जब से मैं भी देख रहा हूँ वैसे ही, आई मीन 5 साल तो मुझे ही हो गए देखते हुए. सो बाय द ग्रेस ऑफ हनुमान जी, और तो मैं क्या बोलूँ. बाकी तो यू नो एवरीवन कैन सी व्हाई इट इज हैपनिंग, हमने जस्ट डिस्कस किया. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन गाय विच एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एज वेल. इंडिया में पीछे ब्रायन जॉनसन आया था और उसने बहुत अच्छे मुद्दों पे बात की, जैसे एयर पॉल्यूशन और भी सारे हेल्थ के अदर टॉपिक्स पे जिन्होंने बात की थी निखिल कामत के पॉडकास्ट में. आई थिंक ही हैज़ रेज द राइट टॉपिक्स, ही हैज़ रेज द राइट वॉइस about right issues. I have no complaints about it. What I'm trying to understand is कि he is investing somewhere around $2.5 million every year on his body, which could be the highest anyone is doing in the world except some trainers and athletes, who they don't reveal, right? So अगर कोई इतना अपनी बॉडी को लेके सीरियस है, who is every day checking his biological age and has reduced some of his body parts to even 18, 20, 35, which he is not. So how do you see this overall process becoming? There are people who are super rich, they can afford everything and anything, and they're investing so much on their body. On the other hand, there are also this category of people in India who can afford things at base level, but they're spending their money eating outside, eating the wrong things, while they can become far better than where probably Brian Johnson is, right? Just doing the basic things if they start early in their life.
See, I look it from a very different perspective. Okay. पहली चीज़ तो ये कि लाइफ किसके हाथ में है ये तो नो वन नोस, राइट. दूसरी चीज़ ये, ओके, आप कुछ ना बेसिक रूल्स होते हैं नेचर के. आपकी स्लीप, आपका हाइड्रेशन, आपके स्ट्रेस लेवल कितने हैं, आपके वाइटामिन्स कितने हैं, कैसे हैं बॉडी में, आपके सारे पैरामीटर्स अप टू द मार्क हैं या नहीं है, विच इज़ वेरी गुड. इफ समवन इज टेकिंग केयर ऑफ दोज एस्पेक्ट्स, इट इज़ वेरी गुड. बस ऐसा ना हो जाए कि उन्हीं एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते रखते स्ट्रेस हो जाए कि मुझे सुबह उठ के अगर 50 मल्टी वाइटामिन्स लेनी है और अगर मैंने एक दिन 49 ली तो कहीं मेरे पैरामीटर्स अप एंड डाउन ना हो जाए. एनीवेज, दिस इज़ अ जोक, बट आई टेल यू समथिंग. अगर किसी का 24 घंटे काम यही है, 12 महीने काम यही है, तो काम है. फॉर रेगुलर पीपल इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो अपनी डेली लाइफ में इतना ध्यान रख पाए जितना ब्रायन जॉनसन ने रखा है. एंड टू बी ऑनेस्ट, उतने की ज़रूरत भी नहीं है. ज़रूरत कितने की है? सबसे पहली चीज़, हवा साफ हो. उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस लॉज. नंबर 2, आपकी लाइफ में स्ट्रेस मिनिमल हो. नंबर 3, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा वो खाना खाओ जो आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके और एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. नंबर 4, मॉडर्न साइंस की थोड़ी सी हेल्प लो. अपने ब्लड टेस्ट करवाओ. यू मेक श्योर ऑल योर पैरामीटर्स आर अप टू पॉइंट. यू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ तो डेवलप नहीं हो रही है विच माइट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अगर आप कुछ 4, 5, 6 चीज़ों का ध्यान रखते हो, यू आर गुड इनफ. जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो इज़ द एयर, बट इफ़ इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल देन इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. एंड द अदर थिंग, when you were saying कि he came to Bombay and he was not able to breathe, right? Something in me, something in my brain is saying कि it is also a part of that marketing strategy. yeah, ना ऐसे तो we all get it. I mean, yeah. ऐसे तो इतने सारे आपके यूएस से, यूके से व्लॉगर्स घूम रहे होते हैं चांदनी चौक में हाथ में कैमरा लेके. ठीक है, उनको तो कोई इशू होता नहीं है. इट डज़ नॉट मीन कि एयर में प्योरिटी है. भाई एयर में तो बहुत प्रॉब्लम है ही है. सही बात है. लेकिन मार्केटिंग गिमिक इज़ अ मार्केटिंग गिमिक. Yeah. पर एटलीस्ट इसमें अच्छी बात ये है, लोगों में कुछ तो जागरूकता आई होगी कि यार वो बंदा कौन है, वो क्या करता है, वो कितना ध्यान रखता है, तो उससे कुछ तो सीखेंगे. That's it. Another very inspiring story that has come out very recently, this guy विस्पी करादी करके एक बंदा है, स्टील मैन ऑफ इंडिया. उन्होंने हरक्यूलिस पिलर्स को 2 मिनट 10 सेकंड से ज़्यादा होल्ड किया, विच इज़ प्रोबेबली द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ही हैज़ गॉट द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड. आई थिंक इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर द इंटायर नेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे वेजिटेरियन डाइट में शायद उतनी शक्तियाँ नहीं है या फिर उतना वो नहीं है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड दिस गाय हैज़ प्रूव्ड इट कि हाँ ये किया जा सकता है. एंड ही इज़ अ वेज, राइट? हाउ डू यू सी दैट? I'll tell you something. Nothing in this world comes with only benefits. हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं. ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हो और आप कहते हो कि सिर्फ इसलिए कि मुझे हेल्दी रहना, इट्स इम्पॉसिबल. उसके साथ वो फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे जो कि आपको अनफिट और अनहेल्दी भी बनाएंगे. द सेम गोज़ फॉर वेजिटेरियन फूड. वेजिटेरियन फूड में आपको ये तो ठीक है कि आपको लेट्स से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही अमाउंट का प्रोटीन इनटेक लेने के लिए या उतने ही अमाउंट का बी कॉम्प्लेक्स लेने के लिए, राइट? लेकिन मैं इस चीज़ को देखता कैसे हूँ, जो ताकत, जो फैक्टर है ना, ताकत, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है यार. ये इससे बहुत अलग है कि आप प्रोटीन कहाँ से कंज्यूम करते हो. मैं आपको बताता हूँ, आधी से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन तो हमारी वेज और नॉन वेज के लेके हम कवर करते हैं इस एस्पेक्ट में कि हमारे पास वाइटामिन्स कहाँ से कितने ज़्यादा आएंगे. सच बात तो ये टेस्ट लगा हुआ होता है. इंडिया में कितने लोग जो हैं जो नॉन वेज खाते हैं? बहुत सारे लोग. कितने लोग फिट हैं? नहीं है ना. हम कवर करते हैं फिटनेस के पीछे. दैट्स नॉट द ट्रूथ. आप ये मुझे बताओ कि इंडिया से इतने सारे रेसलर्स हैं, कितने रेसलर्स हैं जो नॉन वेज फूड खाते हैं? हरियाणा में मेजॉरिटी रेसलर्स मिलेंगे आपको जो नॉनवेज को टच भी नहीं करते. आप क्या बोलोगे?
स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ सिर्फ इस पैरामीटर से आप नहीं देख सकते कि प्रोटीन कहाँ से कितना आया, उतना अमाउंट का प्रोटीन आप दूसरे वेज से भी ले सकते हो। आप बोलोगे कि नहीं इसमें उन 13 अमीनो एसिड्स में से ये वाला सर्टेन अमीनो एसिड नहीं था, तो ट्रूथ इज ऐसे अगर बाल की खाल निकालनी है तो आप नॉन वेज फूड में जाओ, 1000 कमी निकाल दोगे आप एक ग्लास पानी, अगर आप पानी पी रहे हो ना, आप पानी, फैक्ट इज अ टू साइडेड सॉर्ड, तथ्य को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आप पानी से ये प्रूव कर सकते हो कि पानी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और पानी से आप ये प्रूव कर सकते हो कि पानी बॉडी के लिए बहुत खराब है, ज़्यादा पी लोगे किडनी पे इशू आएगा कुछ भी प्रूव कर सकते हो, राइट। आप अपने टेस्ट बड्स के पीछे कवर करते हो कि हमें फिटनेस चाहिए। और अभी आपने बात करी कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ आई बिलीव ये सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि बंदा वेजिटेरियन था। वाई आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हु ईट नॉन वेज फूड, दैट्स टोटली फाइन, ताकि लोगों के दिमाग में ये आए कि ऐसा नहीं होता कि आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हो तो आप में ताकत नहीं है, राइट। इस हिसाब से तो बहुत सारे लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को दरकिनार कर दिया था। रिमेंबर 4-5 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी अबाउट वीगनिज्म, राइट। उसमें एक पार्ट था जहाँ पे दिखाते थे ग्लैडिएटर्स थे ना, वो वेज फूड खाते थे, दे डू नॉट यूज टू ईट नॉन वेज, इफ़ आई रिकॉल राइट। तो उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था, मुझे ऐसे ही याद आ रहा है। अब आप उसको कैसे प्रूव करोगे? लोगों ने बोला कि नहीं वो तो प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, ये है वो है, वॉट एवर। एक पार्ट आता है जब भी, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, सॉरी आई होप यू डोंट गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, बट एनीवेज, तो रिकवरी के टाइम पे आपको क्या दिया जाता है? वेरी सिंपल फूड, बॉडी खिचड़ी आपको दी जाती है, वो हरी मूंग की दाल, वेरी लाइट फूड, बॉडी को टाइम मिले रिकवर करने के लिए, रैदर देन कि उसके अंदर चक्की चली रहे कि यार तू आज जो है अपना चिकन ब्रेस्ट मंगाया था उसको तू पहले डाइजेस्ट कर। नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रेंथ को लेके बहुत आउटवर्डली है, बहुत आउटवर्डली, कि कितनी ताकत किस में है वो फूड से डिटरमाइन हो रहा है। कितनी ताकत किस में है उसको डिटरमाइन करने के बहुत सारे पैरामीटर्स और भी हैं। इफ यू गो इन द आयुर्वेदा, आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हु ईट नॉन वेज फूड, आई एम अगेंस्ट द नोशन कि नहीं वेज फूड में ताकत नहीं होती है। आई एम अगेंस्ट दिस थिंग कि वेज फूड खाने से, वेज फूड आप कंज्यूम करते हो तो यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ। देख लो आप इंडिया में जितने नॉन वेजिटेरियंस हैं, ऐसे ऐसे कौन से तीर मार दिए हैं, सबकी तोंद निकली हुई है, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी बहुत सारे मार्केट में स्कैम्स आ रहे हैं, मतलब आई मीन एवरी सिंगल डे। पिछले 5-7 साल से तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है। आप प्रोटीन के नाम पे कुछ भी बेच रहे हो, राइट, एंड देर आर सो मैनी लीगैलिटीज़ एज वेल, राइट। बट इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है कि आप सही सोर्स से प्रोटीन ले रहे हो। तो बीइंग इनटू फिटनेस, हाउ डू यू सी कि इसको आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो? ओके, ये तो सच है कि द अमाउंट ऑफ फेक सप्लीमेंट्स विच वी आर गेटिंग इन द मार्केट इज़ अनबिलीवेबल। अभी तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, पहले तो हद थी। आप मतलब आप प्रोटीन लेने जाओ, आपको पता नहीं पड़ेगा आपको सो डब्बे में आटा दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। द बेस्ट वे आउट इज़ यू गो टू द स्टोर विच इज़ ऑपरेटेड स्ट्रेट अवे बाय द कंपनी इटसेल्फ एंड ट्राई अवॉइडिंग गेटिंग फ्रॉम एनी मार्केट प्लेस। ओके, कई बार हम अमेज़ॉन खोलते हैं और हम देखते हैं कि यार चलो ये सप्लीमेंट मंगा लेते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते कि उसके स्टोर से आ रहा है, मेन ऑथेंटिक स्टोर से, या फिर किसी मीडिएटर से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। द बेस्ट इज़ आप स्टोर पे जाओ, आप वहाँ पे जाके सप्लीमेंट लो रेदर देन ऑर्डरिंग इट ऑनलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देर इज़ एनी अदर वे। कंपनीज़ ने बहुत ट्राई किया, कोई उस पर अपना वो लगा के देता है दैट स्कैन करने वाला कोड कि आप इसे स्कैन कर लो। लोग वेबसाइट फेक बना कर देते हैं कि लो जी आप, हम भी एक स्कैन कोड लगा के फेक प्रोडक्ट देंगे, हमारी भी एक नकली फेक वेबसाइट है, ठीक है। तो द ओनली वे आउट इज़ यू गो टू द स्टोर, यू गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द स्टोर, दैट इज़ द ओनली वे आउट, देयर इज़ नथिंग एल्स। उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट है और आपको पता है कि डुप्लीकेट किसी ने नहीं बना रखी वो वैसी वेबसाइट्स, तो इट्स फाइन, दैट्स ऑल। बाकी तो आई होप कि कुछ लॉज ऐसे चेंज हों और फूड लॉज को भी लेके कुछ ऐसा हो कि सीरियसनेस आए लोगों में, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं। वो देखेंगे आपने आजकल वीडियो जो चल रही हैं, ये पनीर असली है, फेक पनीर वाली। हाँ, अच्छा है, लोगों में थोड़ी सी जागरूकता जाग रही है। जागरूकता तो जागेगी, खैर नाम से पता पड़ता है जागरूकता आ रही है, आई शुड से। पहले तो इतना भी लोग नहीं समझते थे कि
और फेक पनीर अलाउड भी था मार्केट में, हमें तो ये भी नहीं पता था. इट इज़ ऑल लीगल एज वेल. आई रिमेंबर मैंने बहुत सालों पहले, अब तो 12-15 साल पहले, एक शॉप पे मैंने देखा था रेड पड़ी हुई थी. और रेड क्यों पड़ी हुई थी? वो 120 रुपये किलो का देसी घी बेचते थे. और मैं ये सोच रहा था कि यार रेड पड़ने में इनको इतना टाइम लग गया, क्योंकि 120 रुपये किलो का देसी घी तो वो कम से कम 1-1.5 साल से बेच रहे थे. तो इनको इतना टाइम कैसे लग गया डिपार्टमेंट को ये समझ में आने में कि यार वो कुछ और ही बेच रहे हैं इंस्टेड ऑफ देसी घी. सो यू नो थिंग्स आर देयर. थिंग्स आर स्लो बट फाइन. आई होप दे गेट बेटर. द बेस्ट वे आउट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, पर अपने घर में अगर सब्जियां उगा लो तो बेस्ट है. पर कितनी उगा लोगे, बात यहाँ भी है. तो जितना भी हो सकता है जस्ट डू इट नेचुरली. टॉकिंग ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और हमारे आई थिंक आयुर्वेदा से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. लाइक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर अबाउट अश्वगंधा, शिलाजीत, एंड देन देर आर सम अदर हर्ब्स that helps you with immunity, better endurity, all of that, right? So उसके पीछे का एक बार आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ, एंड हाउ कैन is it really beneficial for everyone to consume it? से अब तो पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे लोग अश्वगंधा कर रहे हैं, शिलाजीत वगैरह कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. आई रिमेंबर 12 साल पहले, 2014 आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ 14. सो मैंने सबसे पहले अश्वगंधा पाउडर लिया. तो विद इन 7-8 डेज मुझे लगा कि जब मैं अपने स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था कि मेरे एंडोरेंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. तो मुझे ना बहुत शौक है कि चीज़ों को अच्छे से देखने का कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है या सच में ये हो रहा है. मैंने छोड़ दिया लेना. ठीक, मैंने कुछ टाइम गैप दिया, मैंने फिर से लिया. आई स्टार्टेड नोटिसिंग द चेंजेस अगेन. धीरे थे बट थे, 7-8 दिन लग रहे थे हर बार. मैंने 3 बार इस चीज़ को ट्राई किया एंड आई रियलाइज्ड कि अश्वगंधा का आपके एंडोरेंस पे और आपकी स्लीप पे कमाल का इफेक्ट है. बहुत स्लो है, आपको क्विकली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे कि आपने अभी मेडिसिन लिया अब सो गए, लेकिन स्लीप की क्वालिटी अमेजिंग. ओके, शिलाजीत बहुत अच्छी बात है. अगर आप ले सकते हो, आप हार्डकोर वर्कआउट में हो, वेरी गुड. अश्वगंधा इज़ वेरी गुड, शतावरी इज़ वेरी गुड. लेकिन क्योंकि आजकल ना लोगों को गट इश्यूज़ बहुत सारे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लेने जाते हो अश्वगंधा, लेकिन आपकी बॉडी जनरली बहुत ड्राई रहती है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बोलेंगे कि नहीं, शायद इसके साथ आपको कोई दूसरा सप्लीमेंट हमें देना पड़ेगा. बट दीज सप्लीमेंट्स आर एक्चुअली वेरी गुड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंडोरेंस एंड स्लीप. अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था ना कि ताकत के बहुत पैरामीटर्स हैं. हम ताकत को समझते हैं सिर्फ इस चीज़ से कि हम कितने चौड़े हो गए. शिलाजीत सेज इट लाइक इन आयुर्वेदा कि ताकत देता है बॉडी को. अब उस ताकत से आप क्या समझोगे? शिलाजीत से मसल बन जाएंगे? नहीं. आप उसमें रिसर्च करोगे तो पता पड़ेगा शिलाजीत से इस चीज़ में हेल्प मिलती है, वहाँ से आपकी मसल्स डेवलप होती हैं. लेकिन शिलाजीत इज़ नॉट सेइंग कि हम आपको मसल बना के दे रहे हैं. स्ट्रेंथ बहुत सारे पैरामीटर्स में आती है. एक सरिया होता है जो बहुत मोटा होता है, ठीक है, और हमें लगता है बहुत स्ट्रांग है. और एक सरिया होता है जो बहुत पतला है, फ्लेक्सिबल है, उससे ज़्यादा लोड बियर कर सकता है, राइट. सामने वाले को लगेगा जो मोटा सरिया है बस वही एक स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअली यूजेज जो है उस पतले फ्लेक्सिबल सरिये का है. सो ये एक बहुत सटल सी बात है. इसको समझेंगे इंसान तो समझ में आएगा कि हाँ यार, ताकत सिर्फ शरीर की चौड़ाई नहीं होती, ताकत बहुत चीज़ें होती हैं. वेरी राइटली सेड. इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ना फिटनेस इक्विपमेंट्स को डेली सर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है. जब मैं भी पहले एक सोच रहा था कि एक घर पे सेटअप बनाऊं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखने चाहिए, कौन कौन से नहीं रखने चाहिए. सो हाउ डू यू सजेस्ट कि कैसे लोगों को ये प्लान करना चाहिए? सबसे पहला इक्विपमेंट जो आपको चाहिए वर्कआउट करने के लिए, उसका नाम है विलिंगनेस. अगर आपके पास विलिंगनेस है, इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन द वर्क, then you don't have any requirement of any equipment. आप कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो. But with the help of equipment, it becomes slightly easier and more versatile. ठीक है, आप जिम जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है. जिम दूर है, टाइम नहीं मिल रहा, तो you always make sure कि आपके पास घर में एटलीस्ट a pair of dumbbells, बारबेल पड़ी हो, कुछ वेट्स पड़े हो, योगा मैट रखा हो,
एक्चुअली योगा मैट ना हो तो भी चल जाएगा एक बारी के लिए, ठीक, पर कुछ वेट्स आपके पास रखे हो, आपकी आंखों के सामने चीज़ होती है ना, तो आप सोचते हो कि ठीक है यार जिम जाने में टाइम लग रहा है, एटलीस्ट आई डू समथिंग हेयर। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भी विलिंगनेस तो होनी चाहिए। आपके पास विलिंगनेस है, आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पुशअप्स लगा सकते हो, आप पुलअप्स लगा सकते हो, आप स्क्वाट्स, लंजेस, जंपिंग स्क्वाट। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज डूइंग बॉडी वेट रिक्वायर्स मोर mental effort. Doing body weight requires a lot of knowledge of various body weight exercises than going to the gym. जिम में आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो इतना तो आपको पता है कि आप बाइसेप कर्ल्स तो कर ही सकते हो, तो एटलीस्ट कुछ पेयर ऑफ डंबल्स आप घर में रख लो, वॉट एवर द बजट इज, बट सम फ्री वेट्स शुड ऑलवेज बी देयर, ऑलवेज। Okay, got it. Since you are a coach, let's talk about something very important, और ये मेरा favorite topic और segment based podcast का, which is कि एक उम्र होती है जब आप वर्कआउट चालू करते हो, which is 15-16 के आसपास, और 30 तक तो लोग बहुत एक्टिवली करते हैं, राइट? तो आइडियल वर्कआउट रूटीन क्या होना चाहिए फॉर समवन हु इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ 16 to 30? So, see, there are two ways to answer this question. Number one is saying कि हर किसी को अगर सिर्फ प्योरली वर्कआउट रूटीन की बात करें, पुश, पुल एंड लेग्स डे, ऑल द मूवमेंट्स इन विच यू रिक्वायर टू पुश विद योर बॉडी, ऑल द मूवमेंट्स इन विच यू रिक्वायर टू पुल विद योर बॉडी एंड अ लेग्स डे, गुड इनफ, राइट? और बीच में कार्डियो डे ऐड कर लो। ये तो है एक जेनरिक गाइडलाइन, और अगर आपके अंदर विलिंगनेस है तो आप इस जेनरिक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन अगर आपको एक डीपर पर्सपेक्टिव चाहिए तो मैं ये दूंगा कि व्हेन इट कम्स टू अ परफेक्ट वर्कआउट शेड्यूल, यू मेक श्योर, हालांकि इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी गाइड की, किसी कोच की, किसी ट्रेनर की, कि आपके वर्कआउट रूटीन में स्ट्रेंथ एलिमेंट ऐड हो, आपके वर्कआउट रूटीन में एंडोरेंस का एलिमेंट ऐड हो, आपके वर्कआउट रूटीन में HIIT भी ऐड हो, आपके वर्कआउट रूटीन में ये तीन चीज़ें। चौथी चीज़ वो फिर से लेग्स पे आ जाती है, लेग्स को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। ये जो मैंने 3-4 शब्द बोले ना, ये मैंने अलग से इसलिए बोले क्योंकि हम एक जेनरिक वर्कआउट रूटीन में ना हम इनको मिस कर जाते हैं कि हमें HIIT भी करना है अलग से, कि हमें अलग से एक कार्डियो डे डज नॉट मीन कि ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, नहीं, जहाँ पे एक्चुअली में आप रनिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप असॉल्ट बैग पे बैठे हुए हो, आपकी सांसें चल रही हैं तेज़। अगर आप स्पेसिफिकली जाओगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग combined with HIIT day, combined with moderately paced cardio day, they have to be there. और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक फिट बंदा क्या होता है। फिट बंदा वो होता है जो स्ट्रेंथ को यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके। अगर आप पुश पुल लेग्स पे आ जाते हो तो आपकी बॉडी तो अच्छी होगी, आप फिट भी हो जाओगे, लेकिन यू नो अगेन दैट सेम थिंग कि हाउ टू यूटिलाइज इट। आपने कभी फील ही नहीं करा कि 50 मीटर भागना कैसा होता है, आपने कभी फील ही नहीं करा, आपने लेट्स से लैट पुल डाउन तो बहुत किया एंड सरप्राइजिंगली पुलअप्स आप नहीं कर पा रहे, जबकि दोनों ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट्स दिखती हैं। और ऐसा होता है, पीपल आर डूइंग लैट पुल डाउन्स एंड दे आर नॉट एबल टू डू द पुलअप्स। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपके वर्कआउट प्लान में वो फैक्टर्स होने चाहिए जो आपके सिर्फ मसल बिल्डिंग पर फोकस ना करें, आपको एक ओवरऑल इन वन वर्ड एक एथलेटिक बॉडी भी प्रोवाइड करें और एक एथलीट भी बनाए। Okay, tell me this. What is that one exercise that helps you boost your testosterone levels? मैं 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को जो है डिवाइड करूंगा। इफ आई हैव टू चूज वन एक्सरसाइज विच आई हैव टू डू थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई ओनली कैन डू वन एक्सरसाइज, दैट इज स्क्वाट्स। स्क्वाट इज समथिंग जो आपको हेल्दी भी रखेगी, हॉर्मोन्स अच्छे से रेगुलेट होंगे, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ, कोर की स्ट्रेंथ, सब कुछ देगी, ठीक है। अगर आपको एक ही एक्सरसाइज चूज करनी है तो थ्रू आउट द लाइफ इट्स फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग। नंबर 2, अगर आपको कोई एक ही एक्सरसाइज चूज करनी है जो टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा बूस्ट करे, एक तो है स्क्वाट्स, लेकिन स्क्वाट से ऊपर भी है कुछ, स्प्रिंटिंग। व्हेन यू स्प्रिंट, द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल जितने वो राइज होते हैं उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है कोई और एक्सरसाइज। एंड व्हेन आई से sprinting, it actually means sprinting. It's not running, it's not fast running, it is sprinting, जहाँ पे इंसान की जान ही निकल जाती है, बहुत तेज़ भागते हैं, राइट, मैक्सिमम एफर्ट्स। और
अगर आप वो नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, then the next best exercise is squats, heavy squats. Amazing. वेरी इंटरेस्टिंग. कंटिन्यूइंग विद द अर्लियर क्वेश्चन जहाँ पे आपने 16 से 30 के एज ब्रैकेट के लिए तो जवाब दे दिया था, लेकिन अब बात करते हैं 30 to 45 एज ब्रैकेट के लोगों के लिए हु आर लुकिंग फॉर एन आइडियल वर्कआउट रूटीन. See, 30 45 राइट. आप 50 भी क्यों ना हो, आप 55 भी क्यों ना हो, आप 60 भी क्यों ना हो, आप 65 भी क्यों ना हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. द थिंग दैट विल चेंज इज़ कि आप 30 में जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, वो 40-45 में आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. आप 55-60 में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ही करोगे, आप 70 में भी करोगे, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होके. आप उतनी इंटेंसिटी के साथ या उतने कैजुअली नहीं कर पाओगे कि चलो यार अटेम्प्ट ले लेते हैं आज तो एक. लेकिन एट दैट सेम टाइम अगर आप 40 में कर रहे हो ना, तो 55 में कम सोचने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर 55 में स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. लेकिन आप कभी भी स्टार्ट करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑलवेज देयर विल ऑलवेज बी चेंज इन द इंटेंसिटी एंड द वेट्स विच यू आर लिफ्टिंग, बट इट इज़ देयर. सेकेंडली, आप जब अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स से 30 में आप अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, आपको उस समय मेक श्योर करना है कि आप अपने वर्कआउट रूटीन में उन एक्सरसाइजेस को ऐड करो ही करो जो अगर आपने तब नहीं करी तो वो कभी नहीं होंगी. अब मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब है. आपने 30 की एज में बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी, आप डेली जिम जा रहे हो, लेकिन आपने 30 की एज में लेट से पुलअप्स नहीं करे, लेट से 30 की एज में आपने डेडलिफ्ट्स नहीं करे, राइट. लेट से 30 की एज में आपने रनिंग नहीं करी. रनिंग तो खैर चलो हो जाएगी. देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस, स्पेशली द बॉडी वेट वंस, वो 45-50 में कभी नहीं होगी. आई एम सेइंग दिस विद अ वेरी वेरी कीन ऑब्जर्वेशन. जैसे कि किसी को अगर 30 की एज में पुशअप्स कोई नहीं करता कि यार मन ही नहीं करता मेरा, ठीक, बेंच प्रेस करूँगा सिर्फ, आप देखोगे 50 में पुशअप्स नहीं हो रहे. आप अगर 30 की एज में बेंच प्रेस नहीं कर रहे तो बेंच प्रेस 50 में भी हो जाएंगे. आप 30 की एज में पुलअप्स नहीं कर रहे तो 50 में की एज में पुलअप्स नहीं होंगे. आप अगर 30 की एज में पुलअप्स कर रहे हो तो 50 में भी हो जाएंगे. कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं, आपने जो जैसी कर ली, जैसे कुछ लोगों के जब पुशअप्स करते हैं उनकी एल्बोज आउट होती हैं, इट बिकम्स सुपर डिफिकल्ट कि उनकी एल्बोज अंदर आ जाए, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इट्स बेटर कि उनको कोई और स्ट्रेस आए शोल्डर पे, तो इट्स बेटर कि आप ऐसे ही कर लो फिलहाल, राइट. तो जितना जल्दी आप जितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो उतनी देर तक उतनी ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे. जितना लेट शुरू करोगे उतनी अगेन द सेम थिंग, इंटेंसिटी एंड द वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइजेज वो चेंज हो जाती है. ओके, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करके इसको बताया. उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है फॉर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ब्रैकेट कि इफ़ यू वर टू चूज और इफ़ यू वर टू सजेस्ट एंड एडवाइस वन स्पोर्ट्स कैटेगरी फॉर that someone can follow throughout their life that will help them with overall longevity and holistic health, वो क्या होगी? If you want me to say any one sport which can help a person, and if you want a sport जो कि सारे ही पैरामीटर्स को कवर कर ले, कुछ भी ना छोड़े, एंड कुछ भी ना छोड़े से इट मीन्स कि मेंटल पैरामीटर को भी कवर कर ले, स्ट्रेस से भी डील कर ले, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन से भी डील कर ले, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डील कर ले, आपका सब कुछ डील कर ले, राइट. दैट इज एनी कॉम्बैट स्पोर्ट. एनी स्पोर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स मीन्स द फाइटिंग स्पोर्ट. ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइट ही करनी है, टेक इट एज अ स्पोर्ट. बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, आप ले सकते हो, ताइक्वांडो भी ले सकते हो, आप ले सकते हो BJJ, ब्राज़ीलियन जिजित्सु. जिस भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा बॉडी माइंड सब कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना, उसको आप लो. हाँ, आप पर इंटरेस्ट नहीं है इस सेगमेंट में जाने का कि नहीं यार ये नहीं चाहिए, तो ठीक है, प्ले एनी स्पोर्ट, प्ले टेनिस, फैंटास्टिक स्पोर्ट, राइट. प्ले बैडमिंटन कहते हैं लड़कियों का गेम है, ऐसा नहीं होता, खेल के देखो पता चल जाएगा. प्ले इट कॉम्पिटिटिवली में पता चल जाएगा कितने लड़कियों का गेम है, बैंड बज राइट. वो तो आप गली में खेलते हो कि ठीक है, कहते हैं ना बना बना के खेलेंगे गेरेंगे नहीं उसको, उसमें और कॉम्पिटिटिवली खेलने में बहुत डिफरेंस है. प्ले एनी स्पोर्ट, any sport which requires physical effort. That's amazing. And as I said, if you want the best of all of it, it's any combat sport.
इट्स अमेजिंग। निखिल भाई, लेकिन द ट्रूथ है कि हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अभी तो इंडिया में MMA का कोई कल्चर ही नहीं है। ट्रू। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया में MMA का कल्चर बहुत स्लो डेवलप हो रहा है बहुत स्लो। तो कोई बात नहीं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो करेंगे तो कल्चर भी डेवलप हो जाएगा। तो जब तक आपको MMA जिम नहीं मिलता तो आसपास कोई बॉक्सिंग जिम होगा, बॉक्सिंग क्लब होगा, और ऐसे बहुत सारे जिम्स होते हैं जहाँ पे बॉक्सिंग क्लासेस होती हैं, वहाँ चले जाओ। आप ये कर सकते हो कि आपको कहीं भी नहीं जाना और कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट? आपको यूट्यूब पे कोचेस मिल जाएंगे, आपको ऐसे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ बॉक्सिंग स्किल्स, कुछ ताइक्वांडो स्किल्स, कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स आप घर पे ट्रेन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ रीज़न आई एम सेइंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर, आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, मुझे सारे स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं। बट द कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात उनकी कुछ और है, उनकी बात कुछ और है। देयर इज़ अ रीज़न कि हमें कराटे किड मूवी पसंद है, देयर इज़ अ रीज़न कि कराटे किड वाले अंकल हमें आइडल लगेंगे, ठीक है? अगर कोई मूवी बनेगी टेनिस के किसी बूढ़े कोच पे, तो हमें वो बूढ़े कोच टेनिस के याद नहीं होंगे, वो कराटे किड वाले अंकल याद रहेंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो आर्ट है ना, वो डेकेड्स तक आपके साथ रहेगी। जो भी आपको आर्ट सिखाता है ना वो जनरेशनल जाती है। तो देयर इज़ अ रीज़न आई एम सेइंग एनी मार्शल आर्ट, इट्स अमेजिंग। ब्यूटीफुल। लास्टली लॉन्जेविटी की हमने काफ़ी बात की, ऐसी कौन सी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो लॉन्जेविटी में बहुत आपको सपोर्ट करती है, आपको ज़्यादा दिन तक जीवित रहने में मदद करती है? I said squats. Squat is that one exercise, right? People say deadlift is the king of exercises. I say कि deadlift को साइड में रख दो, stick to the squats. अगर आपको एक ही चूज करना है तो सबके लिए नहीं है शायद डेडलिफ्ट, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, इजी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इंजरी होती है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। करेक्ट। होने को तो इंजरी किसी भी चीज़ में हो सकती है, बट यू नो वेरी वेल यू कांट गो रॉन्ग विद हाँ, नहीं, यू कैन गो रॉन्ग विद एनी एक्सरसाइज, बट स्टिल स्क्वाट में आपके पास पैरामीटर से आप बच जाओगे। आप किसी को पीछे ड्रॉप कर दोगे बारबेल को, आप देयर आर मेनी वेज, बट एक एक्सरसाइज जो लॉन्जिटिविटी में हेल्प करेगी दैट इज स्क्वाट्स। निखिल भाई, एक और बहुत ज़रूरी सवाल है विच आई थिंक एवरीवन लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट, विच इज़ वी कॉल इट कंसिस्टेंसी। आपका क्या मंत्रा है, आपका क्या नियम है, आपका क्या इसका सीक्रेट है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एवरी सिंगल डे? इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा। पता है, मैं बहुत चीज़ें लोगों को घुमा के प्यार से दुलार से कराता हूँ, कहता हूँ, और जिन भी कई बार बच्चों को गाइड करता हूँ, कई बार अपनी एज वाले लोगों को, कई बार सीनियर्स को गाइड करता हूँ। आप चाहे पकड़ के लाओ, चाहे बहला फुसला के लाओ, चाहे आप गुस्से में लाओ, चाहे आप एरोगेंटली लाओ, आपको घुमा के वहाँ लाना ही पड़ता है जहाँ पर आप इस बात को समझो कि यू हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आपको मैं कह सकता हूँ आप बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। आप ये करो कि आप डेली मेक श्योर करो आधे घंटे पहले उठो और फिर कुछ एक्सरसाइज करो, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी फाइन। कोई भी मेथड चूज़ कर लो। मैं आपको 5 मोटिवेटिंग वर्ड्स, 10 मोटिवेटिंग कोट्स बोलूँगा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ब्रो नो, यू नीड टू गो नम व्हेन इट्स अबाउट चेंज। अगर आपको अपनी बॉडी चेंज करनी है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है ना, यू हैव टू गो नम टुवर्ड्स पेन। यू हैव टू मेक श्योर आपको खड़े होना पड़ेगा जिम के अंदर। आपको पसंद है, आई डोंट केयर, नहीं पसंद है, आई डोंट केयर। Till date, I train like an Olympian with almost 70% disability. Disability is a very wrong word, but I am not able to perform even 30% of what I used to, only because of some injury in my spine, which you already know about. And as I still train like an Olympian, and I know I'm never going to compete again. But why? Because that's the rule. आपको रगड़ना पड़ेगा तगड़े होने के लिए। रगड़ा तगड़ा फॉर्मूला चलाना पड़ेगा आपको। आप अगर सोचते हो कि नहीं, आपने एक यूट्यूब वीडियो देख ली और आप इंस्पायर हो गए, कुछ नहीं होने वाला। शीशे में जाओ, अपनी शक्ल देखो। सच बता रहा हूँ, शीशे में जाओ, अपनी शक्ल देखो, अपने आप से बात करो कि भाई तेरे को चाहिए, तेरे को बॉडी चेंज करनी है, तेरे को माइंडसेट चेंज करना है, हाँ या ना? नहीं करना है, इट्स फाइन, दैट्स ऑल राइट। कोई बेकार इंसान नहीं हो, करना है ना, पहुँच। तेरे को पसंद है, आई डोंट केयर, नहीं पसंद है, आई डोंट केयर, जा और कर, एज सिंपल एज दैट। और कमाल की बात यह है, आप जो वर्कआउट कर कराओगे विद द वर्स्ट पॉसिबल मूड, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी लेटर।
कि ये बढ़िया हुआ कर लिया यार, बढ़िया हुआ कर लिया यार। हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा। एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि वर्कआउट के बाद आए मेरा मूड खराब था, एक सिंगल बार भी ऐसा नहीं होगा। एंड यू जस्ट नीड टू गेट, वो 10 शुरू के जो 10-12 दिन है, यू हैव टू गो थ्रू देम, देन थिंग्स विल चेंज फॉरएवर। आई लव द फैक्ट दैट आपके अंदर का हरियाणवी बाहर आ गया। भाई अभी तो आया नहीं है। अगर आ जाएगा मैं कैमरा हिलाऊंगा, ओए देख रहा है मेरे को, चल पहुंच। सही बात, सही बात। मैं आपको बता रहा था कि when I was at the peak of my physical abilities, at the peak, and when I use the word the peak, it means कि पहले मैंने अपने आप को अपने आप से दूर रख के एनालाइज किया कि what is my endurance level, what is my upper body strength, lower body strength, what is my hand-eye coordination levels, what are my explosiveness level, what are my agility levels, and then compared it with the best of the athletes in the world. मैं एरोगेंटली नहीं बोलूँगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलूँगा, आई एम येट टू फाइंड समबडी हु यूज्ड टू वर्क हार्डर देन मी. एंड मैंने ऐसे येट टू फाइंड समबडी, इट इंक्लूड्स ऑल द एथलीट्स इन द वर्ल्ड. आप किसी का भी नाम लो, आई एम येट टू फाइंड समबडी. आप कह सकते हो कि भाई तूने अपने आप को जज कैसे कर लिया. आई नो हाउ आई डिड इट. एट दैट पीक माई स्पाइन इट ब्लू अप. स्पाइन में मेजर इशू आ गया और मैं ना बैठ पा रहा हूँ ना चल पा रहा हूँ. बहुत पुराना इशू था, वो मेजर तब बन के फूटा. मुझे 1% भी ये नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया. बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर इन अ थिंग, नॉट जस्ट बिलीवर, आई नो दिस फॉर सर्टेन, आई नो इट, कि हर किसी के अपने कुछ कर्मास होते हैं, दे हैव टू रिडीम देम. आप पीक पे जाके आप टॉप पे पहुंचे पर आपको वहाँ से काट दिया जाए कि बेटा गिर, और उसमें गिरते हुए मैं लेसन सीखियो. मुझे बहुत टाइम लगा, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं. आई स्पेंड मंथ्स अलोन इन माई फ्लैट. शायद मैं 2.5 या 3 महीने में एक बार भी नीचे तक नहीं उतरा. ओनली इन माई अपार्टमेंट, ओनली इन माई अपार्टमेंट. मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल झड़ रहे हैं यार. मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी. हनुमान जी के साथ मुझे बहुत घनिष्ठता है मेरी, उनके साथ, उनकी मेरे साथ है तभी मेरी उनके साथ है, वरना मेरी तो इतनी औकात भी नहीं कि मैं बोलूँ कि मेरी उनसे घनिष्ठता है. जब उनकी मर्जी होती है तभी हम उनकी तरफ जाते हैं. नेवर कंप्लेंट. मेरी वाइफ कई बार कहती है कि यार निखिल कमाल हो गया, यू आर एट द पीक ऑफ योर फिजिकल एबिलिटीज़ एंड थिंग्स आर गोइंग रियली गुड इन योर लाइफ एंड यू जस्ट नीडेड टू ट्रेन मोर एंड टू परफॉर्म ऑन सम स्टेजेस, बट तार कट गया कि बेटा नीचे गिर और गिरते हुए सीखियो. वहाँ से, उस पेन से स्पिरिचुअलिटी जो पहले भी थी, पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे विच वर बियॉन्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, बियॉन्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. लेकिन उसके बाद ज़्यादा होने लगे एंड एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि कमर में कोई प्रॉब्लम थी तो इट वॉज बिकॉज वो डिस्टाइंड था, आपस में कुछ नहीं कर सकते. और लेसन वहाँ से जो सीखे वो प्राइसलेस. और अब अगर मुझे कोई बोले कि नहीं, इफ देयर इज़ अ वे कि थिंग्स कैन गेट बेटर, आपको पास्ट में जाके आप सब कुछ ठीक कर लोगे, फिर से एक एथलीट बन जाओगे, नहीं 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 नहीं. I redeemed something which I did probably in some of my previous births, which is very fine. And when I'm using these words, some people might think कि यार बंदा मन में कुछ भी स्टोरी बना लेता है. उससे पहले भी कुछ स्टोरीज हैं where कृष्ण जी was kind enough to tell me कि why you are facing this problem. पिछले बर्थ का जाके आपको ये दिखाना कि किस वजह से तेरे को स्किन प्रॉब्लम है. When I was in school, सो आई हैड मेजर स्किन प्रॉब्लम, मेजर. लोग मुझे कहते थे, मेरी बॉडी ठीक थी पहले से, यार तूने अभी से ही जो है स्टेरॉइड ले लिए. एंड आई नेवर टच एनीथिंग. यार प्रोटीन भी नसीब नहीं होता था जब एथलीट थे, मांग के काम चलाना पड़ता था. तो आई रियलाइज वन डे आई वॉज इन द बेसमेंट इन माई हाउस और मैं बहुत परेशान था. मेरे को यहाँ तक जो है बहुत, जैसे क्रोकोडाइल की स्किन होती है ना, क्रोकोडाइल की स्किन जो होती है वैसे थी कि 1 इंच भी आप नहीं निकाल सकते जो बिना किसी पिंपल के हो. और जब आप वर्कआउट करते तो रेड हो जाते थे सारे, वो मन करता था चाकू से काट दो उनको ऐसे. सो वन डे आई वाज इन द बेसमेंट इन माई हाउस. मैं बड़ा परेशान था और सामने कृष्ण जी की मूर्ति थी, वो किसी ने गिफ्ट दी थी और मैंने उनकी तरफ देख के ऐसे जनरली बोला, मैंने कहा यार हद हो गई यार, इतना परेशान कर रखा, क्या कारण है. और मैं कह के मुझे नहीं पता कितनी देर में सो गया मैं.
तभी इन द ड्रीम आई केम टू नो कि इन माई प्रीवियस बर्थ देर वॉज अ सेंट। जैसे कई बार सड़क पे जा रहे होते हैं और मैंने उनसे कुछ मजाक में, ऐसे जैसे यंगस्टर्स होते हैं मज़े लेते हैं, थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक कर दिया था। तो उन्होंने मेरी कमर पे ऐसे हाथ लगा के बोला था, जा बेटा याद रखेगा। एंड मैंने ओपन माई आईज, आई रियलाइज, सॉरी ये फक आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। मैंने ओपन माई आईज, आई रियलाइज कि ओ इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। मैंने कहा चलो। तो एक बार जब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि आप ही की प्रॉब्लम्स हैं, आपके ही कर्मास हैं जो आपके सामने प्रॉब्लम बनकर आए हैं, देन यू हैव टू जस्ट बो डाउन टू देम। वो अपने टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ थी, मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछी थी पर वो दो चीज़ों के आंसर मुझे मिले थे। एक और चीज़ थी वो थोड़ी सी ज़्यादा पर्सनल है उस टाइम की, तो आई थिंक कि वो शेयर नहीं करते, क्योंकि ऐसी तो और भी बहुत सारी स्टोरीज जो मैं शेयर कर सकता हूँ, उस वाले को छोड़ देते हैं। एंड इट वॉज अ क्लियर कट विजन। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये साइकोलॉजी के बियॉन्ड जाती हैं। लोग बोलते हैं माइंड कुछ भी ड्रीम देख लेगा, कुछ भी देख लेगा। ऐसा नहीं होता। माइंड कुछ भी ड्रीम देख सकता है, बट जो वो ड्रीम्स होते हैं जो बियॉन्ड माइंड होते हैं, वो माइंड नहीं देख सकता। वो दिखाया जाता है कि बेटा देख, ये प्रॉब्लम थी। सो इन दिस होल जर्नी ऑफ माइंड वेयर आई, वन पार्ट ऑफ मी इज हाईली इन्वॉल्व इन द फिजिकल एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी, बॉडी बनाओ, माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करो। देयर इज एन अदर पार्ट ऑफ मी विच इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम दीज टू थिंग्स, टोटली सेपरेटेड। कि ठीक है, बॉडी है अपनी जगह है, एप्स हैं अपनी जगह है, मेंटल स्ट्रेंथ है अपनी जगह है, लोगों की हेल्प करो, इससे लोगों को आगे बढ़ाओ। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं बेचारे वैसे डिप्रेस्ड रहते हैं। मैं तो मिलता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इन वर्ड्स के बिना मेरे से बात करो। मेरे को ये बोल दो सारे ने दिमाग ख़राब कर रखा है, rather than saying कि यार उसने मुझे स्ट्रेस दे दिया। वर्ड्स ही नहीं यूज़ करने, कुछ नहीं, हटाओ। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ वट एवर आई हैव लिव्ड टिल नाउ, अब आपने बात स्पिरिचुअलिटी की करी तो आई एम टेलिंग यू ना कि वो सेगमेंट कहीं और ही निकल जाएगा। There were many more stories. If you have time, then I will tell you more. Otherwise, that's totally fine. नहीं, बहुत बढ़िया। आई थिंक जो आपने बताया, आई एम प्रिटी श्योर दैट इज़ इम्पैक्टफुल और दैट इज़ हेल्प्ड यू फाइंड द राइट पाथ इन योर लाइफ। एंड इनफैक्ट जब लास्ट ईयर मैं कैंची धाम गया था, उसके बाद मैंने बात किया था पॉडकास्ट में, तो मैंने बताया भी था आई वेंट टू कैंची धाम, आई हैड दिस ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड देन उस वीडियो में आपका भी जिक्र हुआ था जहाँ पे आपने बताया था कि यू नो, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, हाँ, हनुमान जी की ताकत। आपने वो पॉडकास्ट किया था उसी दौरान जब वो मेरे पास कुछ फॉलोवर्स उस टाइम बढ़ रहे थे, कुछ लोगों से कनेक्शन हुआ, कोई कहीं से मैसेज कर रहा है, कोई कहीं से मैसेज कर रहा है। मेरे पास एक मैसेज आया उसी दिन, जब वो टाइम चल रहा था ना, जब मैंने आपकी वीडियो शेयर करी थी। पहले मैंने देखा नहीं था कि आपने वो डाली हुई है, मुझे पता ही नहीं पड़ा था, मैं बहुत कम एक्टिव था, अभी भी थोड़ा सा कम एक्टिव रहता हूँ। भाई जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, और कभी ज़िंदगी में नाम सुना हो हनुमान जी का या नीम करोली बाबा का, तो आगे ज़्यादा दिमाग मत चलाना, हाथ जोड़ लेना और उस रास्ते पे हो जाना जो रास्ता वो बताते, दिखाते हैं, समझाते हैं। आपको लगे कि आपको कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा, तो फिर हाथ जोड़ना और बोलना कि यार फील नहीं हो रहा, फील करवा दो, वो अपने आप करवा देंगे। अब मैं वो बताता हूँ उसकी स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ। वो तो स्ट्रेंथ क्या, वो तो बहुत माइनर सी चीज़ है। स्क्रीनशॉट है मेरे फ़ोन में, एक मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने मेरे को बोला, एक मैसेज था किसी लेडी का, मैं आपको नहीं जानती और मुझे नहीं पता, मैं आपको पहली बार मैसेज डाल रही हूँ कि आप कौन हो। मैं अपने बेटे को लेके बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे का वेट बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत परेशान थी। मुझे सपना आया जिसमें नीम करोली बाबा ने मेरे को आपका ही प्रोफाइल दिखाया और कहा तू इससे बात कर। मैंने कहा हाँ। ऐसा सच बात तो ये है कि मुझे इस बात से शॉक में बिल्कुल फील नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और मेरे एक्सपीरियंसेस रहे जो और भी बहुत इन डेप्थ थे। वो अभी भी स्क्रीनशॉट है। फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान, उनका बेटा बहुत ओबीज़ है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। और मैंने बाबा को बोला था कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने ड्रीम में आके बस मुझे ये आपका एक प्रोफाइल, जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, वो दिखाया कि तू इससे बात कर। मैंने उनके बेटे से बात करी, बहुत बार बात करी, 3 4 5 बार बात करी। नाउ ही इज़ ऑन सम ट्रैक,
तो एटलीस्ट ही इज़ गेटिंग बेटर. सो यू सी, अभी आपने जिक्र किया कि आप वहाँ गए थे, तो मैंने कहा चलो ये बता देते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि हमारा पॉडकास्ट कहाँ तक जा रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा, क्या इम्पैक्ट नहीं हो रहा होगा. वी नेवर नो. ये एक सिंगल पॉडकास्ट किसके कानों में पड़ेगा और कहाँ से उसकी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कहाँ से खुलेगा, वी नेवर नो. और क्योंकि ये पॉडकास्ट हेल्थ का था तो इसको आप हेल्थ से भी जोड़ दो. यू नो कि अगर आप स्पिरिचुअली किसी के साथ जुड़े हुए हो तो दैट एंटिटी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ. बताओ. सही बात है, मतलब वेरी वेरी पावरफुल आई थिंक. वो भी पड़ा हुआ स्क्रीनशॉट, मैं बस वो नाम नहीं शेयर कर रहा, हाँ, है ना. सो सी हाउ अमेजिंग इट इज़. क्या बात है. ऑन दैट नोट, लेट्स कंक्लूड दिस first episode with Nikhil bhai, and we'll come back again with more personal stories. This time we talked about health issues that is happening around the world, which was very important as well. Next time हम लोग थोड़े personal experience के बारे में in depth बात करते हैं. Yeah, sure. और तब तक के लिए stay tuned. और निखिल भाई, जय श्री राम. जय श्री राम.